हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, चर्चा चल रही थी धन विधेयक, और धन विधेयक पढ़ने के बाद आप लोगों ने जो है वित्त विधेयक के बारे में भी चर्चा की गई है। और आज हम जो है चर्चा कर लेते हैं धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर की चर्चा कर लेते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बताइए, धन विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 110 में। धन विधेयक किस सदन में पेश होता है? लोकसभा में। किसकी अनुमति से पेश होता है? राष्ट्रपति की अनुमति से पेश होता है। कौन ये निर्णय करता है कि ये विधेयक धन विधेयक है? लोकसभा अध्यक्ष। यदि आ जाए धन विधेयक की प्रक्रिया, विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किसमें है? 109। अनुच्छेद 109 में। और अनुच्छेद 109 ये भी कहता है कि धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर बताइए कि धन विधेयक जब लोकसभा से पास हो जाता है तो कहाँ जाएगा? राज्यसभा। तो राज्यसभा को कितने दिन के अंदर उसे पास करना होगा? 14 दिन के अंदर। या तो वो पास कर दे या संशोधन के लिए पुनर्विचार भेज कर सकता है। उस संशोधन को मानना या ना मानना किस पर निर्भर करेगा? लोकसभा। मान लो राज्यसभा 14 दिन के अंदर ना तो पास करे ना संशोधन का कोई सुझाव दे, तो ऐसी स्थिति में क्या मान लिया जाएगा? हाँ, तो दोनों सदनों से जो है धन विधेयक को पास मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रहेगा। चलिए, दोनों में अंतर स्पष्ट कर देते हैं, धन विधेयक और वित्त विधेयक में। तो लिखिए, पहला पॉइंट धन विधेयक में लिखिए, इसको पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 109 में है। इसको पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद किसमें है? 109 में है। ठीक है। ऐसे वित्त विधेयक में लिखो इसको पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 117 में है। 60 में लिख लो है। इसको पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 117 में है। इसका 109 में है और इसका किसमें है? 117 में है। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए, इसमें अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट विषय आते हैं। अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट विषय आते हैं। निर्दिष्ट विषय आते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ लिखो इसमें 110 या अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट विषय के अलावा अन्य विषय भी आते हैं। ठीक है। तो जो 110 में निर्दिष्ट है वो तो आएंगे ही, इसके अलावा अन्य विषय भी आते हैं। फिर तीसरा पॉइंट लिखो, धन विधेयक का विषय क्षेत्र वित्त विधेयक की अपेक्षा सीमित होता है। वित्त विधेयक की अपेक्षा सीमित होता है। वित्त विधेयक की अपेक्षा सीमित होता है। अतः प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। अतः प्रत्येक वित्त विधेयक
वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। धन विधेयक नहीं होता है। क्या लिखा? धन विधेयक का विषय क्षेत्र वित्त विधेयक की अपेक्षा सीमित होता है, अतः प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। इधर लिखिए, वित्त विधेयक धन विधेयक से व्यापक होता है। वित्त विधेयक धन विधेयक से व्यापक होता है। धन विधेयक से व्यापक होता है। धन विधेयक से क्या होता है? व्यापक होता है, यानी बड़ा होता है। ठीक है। अतः प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। अतः प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। वित्त विधेयक होता है। ठीक है। चौथा पॉइंट लिखिए, देखो, धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। किया जा सकता। तो आपको पता है धन विधेयक हमेशा कहाँ पेश होता है? लोकसभा में पेश होता है। ठीक है। जबकि इधर लिखिए, अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आने वाले वित्त विधेयक के लिए, इधर लिखिए, अनुच्छेद 117 के थर्ड के तहत आने वाले वित्त विधेयक के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं होती है। ठीक है। जबकि आपको पता है कि धन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति क्या होती है? आवश्यक होती है। इसी में एक और अनुच्छेद 117 का फर्स्ट, ठीक है, यदि वो पेश होगा तो उसमें भी राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। जबकि 117 के थर्ड के तहत आने वाले वित्त विधेयक के लिए लिख लो, राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक नहीं है। वित्त विधेयक के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक नहीं है। सिफारिश आवश्यक नहीं है। सिफारिश आवश्यक नहीं है। आगे लिखो, इसके अलावा अन्य वित्त विधेयक भी राष्ट्रपति की सिफारिश पर किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। इसके अलावा अन्य वित्त विधेयक भी राष्ट्रपति की राष्ट्रपति की अनुमति से देखो, राष्ट्रपति की अनुमति से राष्ट्रपति की सिफारिश पर किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं।
फिर ये 5वां नंबर, देखो इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। इसमें संयुक्त बैठक यानी संयुक्त बैठक का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 108 में ना। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, यानी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी। प्रावधान नहीं है। इधर लिखिए, इसमें संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। इसमें संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तब तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? 3 बार बुलाई गई है। कब बुलाई गई थी पहली बार? 1961 में। प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल। किस मामले में? दहेज प्रथा कानून आया था। और दोबारा कब बुलाई गई? 78 में। उस समय मोरारजी देसाई थे। कौन सा कानून? बैंकिंग कानून के लिए बुलाई गई थी। और तीसरी बार 2002 में, ठीक है। उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी। तो कौन सा कानून बना? कोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, यानी आतंकवाद निरोध अधिनियम आया था, ठीक है। तब तक 3 बार बुलाई गई है संयुक्त बैठक। ठीक है, अगला पॉइंट 6वां नंबर लिखो, धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। वह उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। वह उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। आपको पता है कि धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। उस पर उनको सिग्नेचर करना पड़ेगा, क्योंकि वो उन्हीं की अनुमति से लोकसभा में पेश किया जाता है। उधर लिखिए, वित्त विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। वित्त विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो ये आपके थे अंतर, किसमें? धन विधेयक और वित्त विधेयक में। याद हो जाएगा क्यों भाई? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114। तो लिखिए, विनियोग विधेयक भी लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। विनियोग विधेयक भी लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। देखो, प्रत्येक विनियोग विधेयक धन विधेयक होता है। प्रत्येक विनियोग विधेयक धन विधेयक होता है। धन विधेयक होता है। देखो, और उसे
धन विधेयक की प्रक्रिया के अनुसार ही पारित किया जाता है और उसे धन विधेयक की प्रक्रिया के अनुसार ही पारित किया जाता है और इसके पारित होने के बाद सरकार को संचित निधि से धन निकालने का क्या मिल जाता है? अधिकार मिल जाता है। और इसके पारित होने के बाद सरकार को संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? हाँ, तो संचित निधि यानी अनुच्छेद 266। संचित निधि से धन निकालने का अधिकार मिल जाता है ये है आपका विनियोग विधेयक। ठीक है, अब लिखो अनुच्छेद 112 का थर्ड, अनुच्छेद 112 का थर्ड नंबर, और इसमें है संचित निधि द्वारा भारित व्यय, संचित निधि द्वारा भारित व्यय, यानी संचित निधि का खर्च, जो संचित निधि का रुपया है वो कहाँ कहाँ खर्च होता है। तो आपको पता है संचित निधि से बहुत से लोगों को वेतन दिया जाता है। किसको वेतन दिया जाता है, किसको पेंशन दी जाती है, एक जगह लिख लो, है याद रहेगा आपको। तो लिखिए पहला लिखो, राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते, राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते संचित निधि से होते हैं तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय जो और भी खर्च होंगे वो सब भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे। ठीक है, फिर वो राज्यसभा की सभापति, राज्यसभा के सभापति, और राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। लेकिन उनको उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं दिया जाता है, बल्कि किस रूप में मिलता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में। तो लिखो राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति एवं लोकसभा के अध्यक्ष, एवं उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते हैं। उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते तो सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते भी संचित निधि से दिए जाते हैं। ठीक है, फिर वो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
यानी जिन्हें आप लोग कहते हैं कैग है, कंट्रोलर जनरल ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है कैग। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते एवं पेंशन है। अगला लिखिए चौथा नंबर, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के यानी सुप्रीम कोर्ट के, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन भी भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। ठीक है, फिर को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के, ये तो उच्चतम सुप्रीम कोर्ट है, अभी को हाई कोर्ट के, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे पेंशन जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। सॉरी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के, सॉरी यहाँ पे करो पेंशन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन कहां से दी जाएगी? भारत की संचित निधि से। जबकि वेतन लिख लो, वेतन भत्ते इनको मिलेंगे राज्य की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से, क्योंकि जिस राज्य में ये कार्य करेंगे, जिस हाई कोर्ट में ये कार्य करेंगे, तो वहां से इनको क्या मिलेगा? वेतन मिलेगा। ठीक है, हाँ, और जो है पेंशन कौन देगी? भारत की संचित निधि देगी। ठीक है, पेंशन भारत की संचित निधि से और वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब लिखो अगला, संघ लोक सेवा आयोग के, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते, अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते, तो ये भी दिया जाएगा भारत की संचित निधि से। ठीक है, फिर लिख लो, भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा लिए गए ऋण की अदायगी, लिए गए ऋण की अदायगी, तो जो भारत सरकार ऋण लेता है तो उसकी अदायगी का कार्य भी संचित निधि से, अदायगी का व्यय तथा उस पर दिया जाने वाला ब्याज, अदायगी का व्यय तथा उस पर दिया जाने वाला ब्याज, दिया जाने वाला ब्याज, ब्याज व उससे संबंधित व्यय, उससे संबंधित व्यय, तो ये सब जो है भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। ठीक है, ये भी लिख लीजिए। फिर को अनुच्छेद 100